हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। बहुत मज़ा आने वाला है, थोड़ा सा लंबा रहेगा लेकिन चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है भाई। आप देखिए कि चाणक्य वापस लौट रहे हैं, मगध में उनका बहुत ज़्यादा तिरस्कार हो चुका है, ठीक है। कोर्ट के अंदर धनानंद ने कर दिया है, शिखा उनकी खुली है, बांध सकते नहीं है, रास्ते में आ रहे हैं। आते आते उनको एक गडरिए पे उनकी नज़र पड़ती है जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, अलग ही उसके अंदर फुर्ती है गडरिए के अंदर। तो चाणक्य उसको देख के बहुत इंप्रेस होते हैं, उनको लगता है कि यही शायद वो व्यक्ति है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। और वो उसको गडरिए बालक को उठाते हैं और बोलते हैं कि चलो तुम मेरे साथ, और वो ले जाते हैं उसको अपने आश्रम में। वहाँ पे चाणक्य कई सालों तक उसको वेदों का ज्ञान देते हैं, अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान देते हैं, राजनीति का ज्ञान देते हैं, इकोनॉमी का ज्ञान देते हैं, यानी अर्थशास्त्र का ज्ञान देते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है, पता है ना आपको। और ये चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता था। ये सब ज्ञान देके वो किसको तैयार करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करते हैं। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ये आज का। फर्स्ट रूलर है ये किसके? मौर्यन डायनेस्टी के। सबसे पहले यही शुरुआत कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। 321 से 297 बीसी के बीच में ये राज करते हैं, अच्छा खासा राज करके जाते हैं। अब यहाँ पे ये किसको डिफीट करते हैं? चलिए डिफीट की तो बात बाद में आएगी। सबसे पहले तो इनका जो है सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध तो बात की बात है। दो युद्ध इनके मेन है, सेल्यूकस निकेटर के साथ और दूसरा धनानंद के साथ। ग्रीक्स के साथ बाद में बात करते हैं, पहले धनानंद की बात करते हैं। क्योंकि देखिए कि पूरा तैयार कर दिया गया। मेन पावर कौन है इस वक्त भारत के अंदर? मगध। मगध में कौन बैठा है? धनानंद। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों निकल पड़ते हैं, एक सेना बनाते हैं आसपास के एरिया से, है ना। कुछ कुछ छोटे छोटे फ्यूडेटरीज होते हैं, छोटे छोटे राजा होते हैं, उनसे मदद लेते हैं और पहुंच जाते हैं सीधा हमला करने धनानंद की आर्मी पे, बिल्कुल बीचों बीच उनके बेस कैंप पे पहुंच जाते हैं, यानी कि उनकी कैपिटल पे पहुंच जाते हैं, राजगिरा में। अब दिक्कत यहाँ पे क्या होती है कि जैसे ही ये हमला करते हैं, उधर से धनानंद की आर्मी इतनी स्ट्रांग, मैं बता रहा हूँ ना कितनी जबरदस्त आर्मी है धनानंद के पास, तो वो इतना जबरदस्त तरीके से इनके ऊपर अटैक करते हैं कि इनको अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। कहीं चाणक्य जा रहे हैं, कहीं चंद्रगुप्त जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा कि कौन कहाँ से निकल रहा है, पर दौड़ गए ये वहां से, जैसे तैसे ये जान बचा के जंगलों के रास्ते से वहां से दौड़े। बट यहाँ पे आते हुए इन दोनों को एक घर दिखाई देती, कुटिया दिखाई देती, जिसके अंदर कुटिया में ये देखते हैं खिड़की से कि भैया एक माँ जो है अपने बच्चे को डांट रही है। क्यों डांट रही है? क्योंकि खिचड़ी पड़ी हुई है प्लेट में और बच्चे ने बीचों बीच हाथ डाल के खिचड़ी खाने की कोशिश की और बच्चे का हाथ जल गया। तो माँ उसको डांट रही है कि खिचड़ी गर्म हो तो उसको बीच से नहीं खाना चाहिए, उसको उसकी पेरिफेरी से खानी चाहिए, चार दीवारी से खाना चाहिए है। तो ये बात चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों को समझ में आती है कि यही हमसे गलती हुई है, हम बीचों बीच पहुंच गए, हमें सीधा धनानंद पे अटैक नहीं करना था, हमें पहले बाहर के आसपास के एरियाज पे अटैक करके उनको अपने अंदर समाहित करना है, फिर जब हम एक लेवल पे पहुंच जाए तब हमें धनानंद पे अटैक करना है। फिर ये दोनों इसी रणनीति पे काम करते हैं और आसपास के जितने भी छोटे छोटे राज्य होते हैं जो धनानंद के अधीन होते हैं उन पे हमला कर करके उनको अपने साथ मिलाते जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि इनके पास भी एक अच्छी खासी आर्मी हो जाती है जो धनानंद का मुकाबला कर सके, और फिर पहुंचते हैं दो दो हाथ करने धनानंद से, और धनानंद का नाश करके कौन बैठता है सिंहासन पे? चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, यही चंद्रगुप्त मौर्य जिसको चाणक्य बिठाते हैं, और वही दिन होता है जिस दिन वो अपनी शिखा को बांधते हैं। तो आपको एक और चीज कमाल की बताता हूं, जैसे धनानंद शूद्र था तो ये बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी कोई क्षत्रिय राजा नहीं था, ये भी बहुत लो कास्ट से था, ये भी शूद्र ही था, जिसको कि एक ब्राह्मण ने, चाणक्य ने सिंहासन पे बिठा दिया। किस लिए बिठा दिया? क्योंकि इसके अंदर दम था, काबिल था ये व्यक्ति, इसलिए बिठाया। ठीक है भाई। अब यहां पे क्या होता है, ये कौटिल्य है, ठीक है, कौटिल्य। इसको जो ग्रीक्स थे, समझो, ये एक तो युद्ध ये हुआ। अब दूसरा युद्ध जो होता है इसका, इसके ऊपर कौन हमला करते हैं? सेल्यूकस निकेटर करता है। सेल्यूकस निकेटर खुद को बहुत तेज समझता था, सिकंदर तो उस टाइम पे मर चुका था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर खुद को ही राजा घोषित करके बैठा था, और वो एक ग्रीक था, बलोचिस्तान के आसपास था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने तो कहाँ तक अपना राज फैला रखा था। तो अब सेल्यूकस को लगता है कि भैया इनको हमला करके मैं जीत लेता हूँ, है ना। लेकिन वो पूरी कोशिश करता है, उसकी आर्मी हमला करती है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उसकी ऐसी की तैसी फेर देते हैं वहां पे, और वो कुछ ही नहीं कर पाता। अब उसको पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि भाई ट्रीटी साइन हो रही है, लेकिन चाणक्य इस चीज में बहुत तेज थे, तो उन्होंने बोला कि ट्रीटी तो हम तब साइन करेंगे जब
सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य साहब से कर देंगे। तो उसकी बेटी जो होती है हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई जाती है ताकि एक संबंध बन जाए, उसके बाद ग्रीक्स जो हैं कभी भी हमारे ऊपर हमला ना करे। चाणक्य ने एकदम जबरदस्त नीति यहाँ पे अपनाई मैट्रिमोनियल अलायंस की, तो वो करवा दिया। देखिए औरत से पूछा नहीं जाता था, अब वो चाहे बेचारी राजी हो ना हो, अब उसको बिठा दिया यहाँ पे लाके, और बाद में वही इसका कांड करेगी, यहाँ पे कई सारे पंगे करेगी, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, वो भी बहुत सारे षड्यंत्र करती है, तो उसमें जाने का हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो ग्रीक होते थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलते थे, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम जैसे उनको अजीबोगरीब नाम से बुलाते थे वो हमें अजीबोगरीब नाम से बुलाते थे। तो ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सपेंशन क्या की, वेस्टर्न पार्ट तक भी एक्सपेंशन कर दी पूरी की पूरी। 305 बीसी में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस सेंट एन एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द मौर्यन कोर्ट, मेगास्थनीज रोट टेक्स्ट इंडिका। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल अक्सर बनते हैं। अब ये बोल सकते हैं कि मेगास्थनीज जो है उसको किसने भेजा और मेगास्थनीज किस राजा की कोर्ट में आया था भारत के अंदर। तो मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने अपना दूत बना के। किसकी कोर्ट में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा था। और उसने कौन सी किताब लिखी जिससे हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य ऐसा फैला रखा था, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो वो किताब थी इंडिका। ठीक है भाई, इंडिका। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी के दिनों में क्या अपना लिया था, जैनिज्म अपना लिया था। भद्रबाहु का नाम याद होगा, जिन्होंने आके इनको ताना दिया था कि तुमने अपने एक्सपेंशन के लिए इतना ज़्यादा खून बहाया है जिसकी वजह से यहाँ पे 12 साल तक एक आपदा आएगी, फैमाइन आएगी। तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ छोड़ छाड़ के जैन धर्म को अपना के श्रावण बेलागोला जाके बहुत सारा प्रचार किया और अंत में अपने प्राण त्याग दिए जैन धर्म के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। ये मैंने पहले भी आपको क्लियर कट बताया था। ठीक है, इसका ओरिजिन क्लियर नहीं है, बट यही बोला जाता है कि ये एक शूद्र ही थे। और जहाँ पे ये डाई हुए हैं वो कौन सी जगह थी, श्रावण बेलागोला की पहाड़ियाँ थी, यानी कि कर्नाटका के अंदर ये डेड हो गए थे। तो ये पूरे का पूरा आप देख सकते हैं साम्राज्य किसका था। आप देखना, जो अखंड भारत किसको बोलते हैं, देखो जरा, कांधार भी है इसके अंदर ही, कांधार तक समझो, ये पूरा का पूरा ये देखो, ये है चंद्रगुप्त मौर्य साहब। यानी आज का भारत देख लो, उससे भी बड़ा भारत किसने निर्माण कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से कर दिया था। ये जो पार्ट भी है यहाँ पे क्या है कि साउथ इंडिया की जो किंगडम्स हैं वो फल फूल रही थी। ठीक है, जैसे पांड्याज, चोलाज, जो भी उस टाइम के राजा थे, है ना, वो धीरे धीरे पनप रहे थे यहाँ पे। और ऐसा नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन नहीं थे ये लोग, सबकी आपस में कोई ना कोई ट्रीटी हो रखी थी। ऐसा नहीं था कि ये कुछ अलग ही लेवल के कि हमला करके यहाँ पे जीत जाएंगे। आप देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य को जीतना आसान थोड़ी है, बट ये है कि इसकी मेंटेनेंस और इसको कंसोलिडेट करके रखना भी अपने आप में एक चैलेंज है। नहीं तो क्या होता है, आसपास के एरियाज से, जैसे इन्होंने क्या किया, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने धनानंद की इतनी बड़ी टेरिटरी को धीरे धीरे जैसे इधर से थोड़ा सा ले लिया, इधर से ले लिया, ऐसे ऐसे करके तो आगे बढ़े। तो ये चाहते तो ये भी इधर बढ़ सकते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा का पूरा अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन अपना कंट्रोल में करके रखा होता, ऐसे कोई ले नहीं सकता था। और इधर जो था ये ग्रीक, बैक्टेरियन, सेल्यूकस का एम्पायर था ये सारे का सारा। ठीक है भाई, ये मैंने मैप के थ्रू भी आपको समझा दिया। 250 बीसी के आसपास का ये मैप है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो तो चले गए, अब वो अपने बेटे को बिठा जाते हैं गद्दी में, जिसका नाम है बिंदुसार। ये दूसरे शासक हैं किसके, मौर्यन डायनेस्टी के। और ये सन है किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका ग्रीक नाम क्या है, अमित्रो चतेस, या फिर अमित्रा घता, अमित्र घात बोल सकते हैं, घता नहीं, अमित्र घात, यानी कि जो दुश्मनों के एक तरह से दुश्मन, ये कह लो आप, कि जो दुश्मनों पे घात लगा सके, एक तरह से उस एंगल से आप समझते हैं। 297 से 268 बीसी का इनका राज है। इन्होंने एक्सपेंशन साउथ तक भी कर दिया, यानी कि इन्होंने साउथ में, जो मैंने अभी दिखाया था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको छोड़ रखा था, तो इन्होंने वहां तक भी अपना ही परचम लहरा दिया। ड्यूरिंग हिज रेन अ रिवोल्ट टुक प्लेस एट तक्षशिला। तक्षशिला जो राज्य था वहां पे एक रिवोल्ट होता है, जिसको दबाने के लिए पहले तो ये सुशीन को भेजते हैं, लेकिन वो देखिए कि मैंने बोला ना, वो अलग अलग इनकी रानियां थी, उनके बच्चे थे ये, तो जो सुशीम था वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, और फिर उसके बाद ये अशोका को भेजते हैं, और अशोका जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है व्यक्ति, ये जाके वहाँ पे तहलका मचा देता है और पूरे के पूरे रिवोल्ट को ख़त्म करके रख देता है। कौन, अशोका। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या है, पिक्चर में आ जाता है अशोक। और ऐसा भी बोला जाता है कि अपने 99 भाइयों का कत्ल करके ही अशोक गद्दी पे बैठा था, ऐसा बोला जाता है। ऐसा है कि नहीं ये पक्का नहीं है, क्योंकि कुछ टेक्स्ट से ये भी पता लगता है कि अशोका जो था बहुत प्यार करता था अपने भाई बहनों से।
अच्छा, ही इज सेड टू हैव कॉन्क्वर्ड द लैंड बिटवीन टू सीज, दैट इज अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। लैंड बिटवीन टू सी का क्या मतलब होगा? साउथ इंडिया की बात हो रही है, एक तरफ उसके बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है, यानी कि ये देखिए ना, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, तो लैंड बिटवीन टू सीज हो गया ना एक तरह से। इसीलिए ये बोला जाता है किसने जीती है, ये बिंदुसार ने जीती है। इन जैन लिटरेचर ही हैज़ बीन कॉल्ड एज सिंहासन, सिंहासन। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये एक टाइटल है जो इसको मिल रखा है सिंहासन का। फिर एंटियोचस सेंट डीमैचस फ्रॉम सीरिया एज एन एम्बेसडर टू बिंदुसार्स कोर्ट। ये थोड़े से अजीब नाम इसीलिए हैं क्योंकि ये ग्रीक लोग हैं, और ये देखिए ये तो सीरिया से है। तो सीरिया का एक राजा है एंटियोचुस, जिसने कि सेंट किया अपना एक एम्बेसडर, एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था डिमैचुस। उसको कहाँ भेजा था? बिंदुसार की कोर्ट में भेजा था। फिर ऐसे ही देखिए टोलेमी फिलाडेफस जो इजिप्ट का राजा है, वो किसको भेजता है? डायोनीसियस को भेजता है एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। ये अब सिंपल सी बात ये है कि अब जो ग्रीक्स है ना, उनके साथ भी हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया है, और वो जो ग्रीक्स है वो अपने अपने एम्बेसडर, अपने अपने राजदूत यहाँ पे भेज रहे हैं। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आज की डेट में हम भारत के लोग जो हैं अपने अपने राजदूत हर कंट्री में भेजते हैं, अपना हाई कमिश्नर भेजते हैं, या फिर एम्बेसडर जो है हम हर कंट्री में हमारा एक होगा, और हर कंट्री का हमारे यहाँ पे होगा। तो एम्बेसी के अंदर क्या होता है? यही सब तो होता है। तो वो एक दूसरे की खबरें जो होती हैं या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो वैसा ही कुछ ये लोग अब कर रहे थे। अब ये तो हमने पढ़ लिया बिंदुसार के बारे में। अब अशोका के बारे में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिंदुसार के बाद कौन गद्दी पे बैठता है? अशोका बैठता है, और बहुत सारे इसके भाई जो हैं वो इससे जलते भुनते रहते हैं, लेकिन अशोका एक की नहीं सुनता है। जो इसके रास्ते में आता है उसी को खत्म करके ये बैठ जाता है गद्दी पे। और अशोका जो है तीसरा रूलर है, और इसी को सबसे बड़ा रूलर, ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्पायर इसको बोला जाएगा। हालांकि आप देखिए कि सबसे बड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, लेकिन अशोका ने जो किया है, इन्होंने पूरे कंप्लीट एम्पायर को एक तो मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ था, है ना, कि इनसे बाहर नहीं कोई जा सकता है। अगर आप गए तो आपका कल्याण निश्चित है। दूसरा ये कि इन्होंने बहुत तगड़ी अपनी पॉलिसीज, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बहुत तगड़ी थी। सिर्फ आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि आपने बहुत सारे राज्य जीत लिए और राजा बन गए अच्छे। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, फिर साथ में इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि एक तरह से बाद में ये रिलीजियस पर्सन जो बन गए, जिससे कि इनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया है। तो वो सब के कारण इनको ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर बोला गया। ठीक है। अशोका का नाम एक और था, देव नाम पिया, और 268 बीसी से 232 बीसी के आसपास की ये बात है। इसको मोटा मोटा याद रखना हो ना तो 250 बीसी, 250 बीसी की बात है। देखिए 232 और 268 के बीच में ही 250 बनता है, तो आपको लगभग आइडिया, एक रफ आइडिया लग जाएगा। और इसी से आपको फिर बाकी के मौर्यन एम्पायर, बिंदुसार और चंद्रगुप्त का भी आइडिया लग जाता है। और इनका पता लग गया तो इनके कंटेम्प्रेरी जो है, धनानंद हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, पोरस हो गया, इनका भी फिर एक आइडिया लग जाता है कि ये सब लोग जो है 250 बीसी के अराउंड ही कहीं रहे होंगे, है ना। तो ये एक रफ आइडिया है, आपको रफ आइडिया लेना है। तो पेपर में कई बार रफ आइडिया से क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो आपको देखना है। अच्छा, इसने क्या किया है? हिज फर्स्ट एंड लास्ट वॉर, एक ही लड़ाई, एक ही युद्ध लड़ा है, जो है कलिंग वॉर 261 बीसी के अंदर। और वो भी युद्ध देखिए एक गलतफहमी का युद्ध था, आप समझना एक तरह से। यहाँ पे ये कलिंग है, जितने भी व्यापारी आते थे भारत के अंदर व्यापार करने मसालों वगैरह का, तो वो देखिए कलिंग के थ्रू जैसे जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। अब देखिए कि सिर्फ एक कलिंग था जो मौर्यन एम्पायर के अंडर नहीं था, बाकी सारा का सारा एरिया मौर्यन एम्पायर के अंडर था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो व्यापारी है, इनसे टैक्स कौन लिया करता है? मान लीजिए कि 50% टैक्स जो है डिमांड कर रहा है अशोका। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अशोका बोलता है कि 50% टैक्स दो। टोटल मान लीजिए कि 50% टैक्स में से ये 40% टैक्स जो है अशोका को दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और 10% टैक्स दे रहे हैं यहाँ कलिंग के राजा को। तो टोटल 50% टैक्स व्यापारियों का चला गया। अब कलिंग के राजा का ये बोलना था कि भाई जब तुम एंट्री हमारे यहाँ से ले रहे हो तो तुम 40% अशोका को क्यों दे रहे हो? तुम 40% हमें दो, 10% अशोका को दो। अब इस चक्कर में क्या हो गया? बहस होगी। व्यापारी ये बहुत हाई डिमांड कर रहा है टैक्स, तो व्यापारी को बचेगा क्या? तो व्यापारी पहुंच गया अशोका के पास वहां पे, तो उन्होंने सारी आप बीती सुनाई। अब अशोका क्या है कि अपनी कुछ सेना के साथ, बहुत सेना के साथ नहीं आ रहा था, कुछ मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ चल के वो बातचीत करने कहाँ आ रहे थे? वो खुद चल के आ रहा था बातचीत करने, कहाँ पे? कलिंग के अंदर। अब देखिए फिल्मों को मत देखिए ना कि वहां से एक लड़की आई, उससे अशोका को प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो फिल्मों की बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, उसको छोड़ो आप, है ना, रियलिटी में रहो थोड़ा। तो अशोका आ रखा था यहाँ पे बात करने इनसे।
तो उधर संदेश क्या पहुंचता है कि भैया अशोका अपने लावो लश्कर के साथ, आर्मी के साथ आ रहा है हम पे अटैक करने। तो ये लोग सोचते हैं कि भैया ये हम पे अटैक करें, हम पहले ही अटैक कर देते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ का राजा पहले ही अटैक करवा देता है अशोका के ऊपर। और वो पहले जब अटैक करते जैसे तैसे अशोका, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी के साथ गया भी नहीं होता, तो जैसे तैसे वहां से बच के वापस अपनी मगध लौटता है। और अब ये दिल पे लग जाती है अशोका की कि भैया ये इन्होंने गलत पंगा ले लिया। तो अशोका अपने पूरा लाव लश्कर उठाता है अब और बोलता है कि अब तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देंगे। तो अशोका पहुंच जाता है यहाँ पे कलिंग का युद्ध लड़ने। और यहाँ पे इनको सीधा सीधा बोला जाता है या तो सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो आप जाएंगे काम से। जैसे पोरस ने सरेंडर नहीं किया था ना, कलिंग बोलता है कि हम अपने आत्मसम्मान के लिए कभी भी सरेंडर नहीं कर सकते, आपको अगर हमारा यहाँ का राज्य चाहिए तो लड़ना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ वो इतना घमासान युद्ध हुआ, कलिंग वाले भी हार नहीं मान रहे थे, अशोका की आर्मी हार नहीं मान रही है, तो इतने लोग जल कट गए, मर गए, तो कि वहाँ पर खून की नदियाँ बह गई। और इतनी नदियाँ बही कि अशोक ने जब वो नदियाँ देखी ना, तो उसके मन में ना एक बहुत बड़ा विचार है कि भाई क्या मैंने छोटे से राज्य के लिए, एक छोटी सी चीज के लिए इतने लोगों का खून बहा दिया। ठीक है, तो इस वजह से जो अशोका है उसने फाइनली क्या किया, बोला कि मैं वायलेंस को आज से त्याग दूंगा। और वायलेंस को त्यागने के बाद उसने क्या कर लिया, बुद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लिया। तो अब ये जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है अशोका, तो ये किसके अंडर करता है, उपागुप्त को ये अपना गुरु बना लेता है। और ऐसा नहीं था कि ये बुद्धिज्म को इसने बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फॉलो कर लिया, इसने धीरे धीरे स्टेप्स में फॉलो किया। ऐसा नहीं कि राजपाट त्याग के और ये बन गया वहां पे साधु भिक्षुक बन गया, जी नहीं, धीरे धीरे इसने पूरा राजपाट भी चलाया और साइड बाय साइड बहुत ज्यादा इस धर्म को अडॉप्ट किया, इसकी टीचिंग्स को अडॉप्ट किया। फिर बाद में इसने धम्मा की पॉलिसी चलाई, फिर बहुत सारे लोग ऐसे अपॉइंट किए कि जो अलग अलग जगह पे जाके इस धर्म का प्रचार करें, अच्छाई का प्रचार करें, धम्मा का प्रचार करें। फिर अलग अलग कंट्रीज में भी इसको स्प्रेड करने की कोशिश की। तो ये सब इसने पैरेलली चलाया, पहले धर्म को पैरेलली चलाया, बाद में जाके इसने कंप्लीट सब कुछ छोड़ के फिर ये बौद्ध भिक्षुक के तौर पे बन गया था और पूरा उनके सेट ऑफ रूल्स के अंदर चलने लग गया था। अब अशोका की माँ का नाम क्या था, सुभद्रांगी था। और द एम्बलम ऑफ इंडियन रिपब्लिक हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम 4 लाइन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर एट सारनाथ। ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो हो गया। फिर जो हमारा चक्र है तिरंगे झंडे के अंदर, जिसको हम अशोका चक्र बोल देते हैं, वो हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो है हमने अशोका से अडॉप्ट कर रखी हैं। और सांची स्तूपा जो है मध्य प्रदेश के अंदर, वो भी किसने बनवाई, अशोका ने ही बनवाई। अब हम आगे चलते हैं, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अशोका का एक बेटा हुआ महेंद्र, एक हुई बेटी संघमित्रा, और एक और बेटा था, उसको तो इसने पूरा का पूरा राजपाट दे दिया। ठीक है, और जो ये महेंद्र था इसको कहाँ भेज दिया, इसको और संघमित्रा को भेज दिया श्रीलंका में। और ये लोग श्रीलंका गए, बर्मा गए, अलग अलग जगह पे गए। किस लिए गए, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये लोग वहाँ पे गए। फिर अब देखिए इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं थोड़ी सी। इसने मंत्री परिषद बनाया, मंत्री परिषद है एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उसमें होता कौन कौन था काउंसिल में, एक पुरोहित हो गया, महामंत्री हो गया, सेनापति हो गया, युवराज हो गया। ये सारे क्या हो गया, एक पूरे का पूरा काउंसिल हो गई मिनिस्टर्स की, जैसे आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज वर नोन एज त्रिथास। जो आप समझिए कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं जितनी भी जो फंक्शन करेंगे उनको बोलते थे त्रिथास। अभी इनके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे त्रिथास के बारे में। फिर अमात्य जो थे वो सिविल सर्वेंट थे। आज की डेट में आज के आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर समझ लीजिए, वो उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, अमात्य हुआ करते थे। ठीक है, ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए रखा जाता था इनको। फिर राजूकास जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवार्डिंग एंड पनिशिंग द पीपल है। कुछ जगह पे तो ये लिखा है और कुछ जगह पे लिखा है कि आज की डेट का पटवारी समझ लीजिए इनको। तो अब दोनों में से जो ऑप्शन में दिखाई दे आप मार्क कर देना, है ना। कई जगह पे पटवारी लिखा है और कई जगह पे लिखा है कि कुछ रिवॉर्ड या पनिश करने के लिए लोगों को होते थे। तो हो सकता है कि दोनों ही पावर्स हो, छोटी मोटी कोई पावर रहती होगी इनके पास। इन ऑर्डर टू स्प्रेड ऑफ धम्मा को स्प्रेड करने के लिए इसने क्या अपॉइंट किए, फिर धम्मा महामात्राज। तो ये धम्मा महामात्रास का काम होता था अलग अलग जगह पे जाके लोगों को टीचिंग्स देना, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो सिखाना, ये सब अच्छी बातें सिखाते थे। तो ये सब काम किसका था, महामात्रास का। फिर स्पाइस जो होते थे ये कोई फॉरेन एनिमी इन पे अटैक ना कर दे या कोई घर का भेदी लंका ना ढा दे, उस वजह से इन्होंने स्पाइस भी रखे होते थे। पूरा सिस्टम होता था इसका जासूसों का। फिर पाटलिपुत्र जो होती थी इसकी कैपिटल होती थी एंड वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय 6 कमेटी ईच कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। तो पाटलिपुत्र कैपिटल है, 6 कमेटियां बनाई गई थी और हर कमेटी में 5 मेंबर थे जो पूरे के पूरे साम्राज्य को चलाते थे। ठीक है, अब देखिए अंतापाला जो है, ये मैं नाम बता रहा हूं कि ये जो हम कह रहे हैं ना
कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे ये लोग अलग अलग होते थे। जैसे आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, तो ये ऐसे हम डिफाइन करते हैं ना कि ये लोग ये काम करते। तो इनका भी था ऐसा ही कि अंतापाला किसको बोलते थे, गवर्नर को बोलते थे, गवर्नर ऑफ द फ्रंटियर। फिर अक्षपताला किसको बोलते थे, अकाउंटेंट जनरल को। दुर्गपाला, दुर्ग से ही पता होना चाहिए, गवर्नर ऑफ द फोर्ट। फिर गोपा किसको बोलते थे, जो अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अकाउंटेंट जनरल है और ये अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। फिर लिपिकाराज किसको बोलते थे, जो स्क्राइब्स होते हैं ना, लिपिकार होते हैं। फिर कुमाराज किसको बोलते थे, वाइसरॉयज इन चेंज ऑफ, वाइसरॉयज इंचार्ज ऑफ ए प्रोविंस, वाइसरॉय इंचार्ज ऑफ ए प्रोविंस को क्या बोलते थे, कुमार बोलते थे। फिर धम्मा एक न्यू पोस्ट क्रिएट की गई थी भाई अशोका, मैंने बोला ना वो महामात्रा किसके पोस्ट, किसके अंडर बनाया गया था, धम्मा के अंडर ही बनाया गया था। महामात्रा का काम होता था धर्म का प्रचार करना। फिर प्रादेशिका, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मान लीजिए इसको आज की डेट के हिसाब से, प्रादेशिका क्या हो गया आज की डेट के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। राजूकास आज की डेट के हिसाब से आप पटवारी समझ लीजिए, ठीक है भाई। फिर स्थानिका क्या हो गया, टैक्स कलेक्टर ऑफिसर हो गया, ठीक है। आज भी कलेक्टर ऑफिस होता है ना, तो वही है ये टैक्स कलेक्टर ऑफिसर्स हो गए। मान लीजिए कि इनकम टैक्स का लेना है या जीएसटी का लेना है, तो आज भी होते हैं ना, इंस्पेक्टर बनते हो ना, तो वही वाला समझ लीजिए कि आप उस टाइम पे क्या बनते, फिर स्थानिका बनते। और विलेज लेवल ऑफिसर्स कौन से होते थे, ग्रामिका, ये होता है हेड ऑफ विलेज। और ग्राम विधाज होते हैं जो, वो होते हैं विलेज के बुजुर्ग या विलेज एल्डर्स। बहुत कुछ है भाई, छोटी चीज नहीं बनाई, बहुत एड ऑन किए हैं, इतना आसान नहीं है ये सब बनाना। फिर अब मैं बताता हूँ अलग अलग टाइटल्स और नाम अशोका के, बहुत सारे हैं। पियदसी ऑफिशियल नाम है इसका। अशोका मस्की माइनर रॉक एडिक्ट से पता लगता है। रॉक एडिक्ट इसने क्या किया, जितना भी इसका इतिहास है ना अशोका का, इसने रॉक्स और पिलर्स पे लिखवा दिया, वो अभी हम बात करेंगे रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स की, ठीक है। फिर अशोका वर्धन इसका नाम कहाँ है, पुराणों में लिखा हुआ है। अशोका मौर्य इसका नाम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। पियदसी कहाँ लिखा हुआ है, दीपा वामसा और कांधार इंस्क्रिप्शन पे। फिर पियदसी राजा, ये बार्बर हिल्स केव इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। फिर पियदसी राजा मगध, ये बबरू बैरात माइनर रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ है। ये बहुत सारे नाम है इसके। फिर राजा अशोक देव नाम पिया, ये लिखा हुआ है यूडिगोलम माइनर रॉक एडिक्ट पे। फिर राजा अशोका, ये कहाँ लिखा हुआ है, नितूर माइनर रॉक एडिक्ट पे। फिर देव नाम प्रिय अशोका राजाज, ये कहाँ लिखा हुआ है, गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट पे। ये अलग अलग मैंने बोला ना, एडिक्ट्स बनाई थी, रॉक्स बनाई थी, उसके ऊपर पूरा इतिहास लिख दिया था ताकि लोगों को पता रहे। बहुत सारी पॉलिसीज भी लिख दी थी वहाँ पे ताकि लोग उससे पढ़ पढ़ के सीखते रहें। कागज़ पे लिखेंगे तो इधर उधर हो जाता है, रॉक्स पे लिख दी थी इसीलिए इन्होंने। अब देखिए मेजर रॉक एडिक्ट्स, तीन तरह के यहाँ पे आपको इसके एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तीन तरह के पत्थर हैं, एक तो मेजर रॉक एडिक्ट हो गए, माइनर रॉक एडिक्ट हो गए और पिलर एडिक्ट हो गए। पिलर्स पे भी लिखा था, तो मैं आपको मेजर रॉक एडिक्ट्स बताता हूँ। एक तो है कलशी का, जो आज की डेट का देहरादून है। फिर मनसेहरा, जो कि आज की डेट में हज़ारा डिस्ट्रिक्ट है। जो हीर रांझा थे, हीर थी वो हज़ारा से थी आई थिंक, है ना, हीर थी कि यार रांझा था यार, हज़ारा से कोई था इन दोनों में से, ठीक है। तो फिर शाहबाजगढ़ी, ये पेशावर में आज की डेट में। फिर गिरनार बोले तो गुजरात में है। सोपरा बोले, गिरनार काओ का भी घी भी बोलते हैं ना, तो वही वाले याद रखना। सोपरा बोले तो आज का डेट का मुंबई हो गया। धौलत उड़ीसा आज की डेट का मान लो। जोगादत्त उड़ीसा मान लीजिए ये भी। मस्की आंध्र प्रदेश। येरागुड़ी ये भी आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना उड़ीसा अब आज की डेट में ऐसा है ना, पहले अब उसको बीच में से काट दिया, क्या पता कितनी स्टेट थी तब, अलग अलग टाइप का था ना। तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या मिले, मेजर रॉक एडिक्ट मिले हैं। फिर माइनर रॉक एडिक्ट के लिए ये आप सारी जगहें हैं, देख सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है इनके बारे में। लेकिन आप अगर स्टेट का एग्जाम कर रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर एसएससी रेलवे का बैंक कर रहे हैं तो ये जो है ये काम का नहीं है। बस आपको मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि इसने तीन भागों में बांटा, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट और पिलर रॉक एडिक्ट में। और फिर आप ये भी देख सकते हैं, ये पिलर्स हैं यहाँ पे दिल्ली मेरठ में, लोरिया राजाज में, दिल्ली टोपरा में, रामपुरवा में, यहाँ पे फिर इसने पिलर्स पे भी लिखवाया, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखो ये रॉक है, इस रॉक पे लिखवा दिया जाता था। यहाँ रॉक्स पे कैसे लिखवाया जाता था, ऐसा दिखता था। ये देखिए ये अलग ही लैंग्वेज है, अब हमें समझ नहीं आएगी, उस टाइम की लैंग्वेज है, ये आप देख सकते हैं। अब ये पूरी की पूरी स्लाइड में हमने ये बताया
कि बाई चांस कभी एग्जाम में आ जाए कि हर पिलर पे लिखा क्या है, जो मेजर रॉक एडिक्ट है कम से कम उनके बारे में पता तो हो थोड़ा थोड़ा हमें। तो पहली मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में पूछता है, इसमें क्या लिखा हो, तो एनिमल सेक्रीफाइसेस के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये अक्सर पेपर के अंदर ये कहीं भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब ये वाले की बात करें तो ये एसएससी में भी आ सकता है, रेलवे में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और स्टेट में तो आ ही सकता है। फिर आप देखिए सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या लिखा हो, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बारे में लिखा है। तीसरे रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा है, इसमें परदेशी काज, राजू काज, युक्ताज, यानी कि इसके अंदर जो पोस्ट्स होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उनके बारे में लिखा है। फोर्थ वाले पे क्या लिखा हुआ है, भेरी घोषा इज रिप्लेस्ड बाय धम्मा घोषा, ठीक है, तो ये धम्मा की पॉलिसी के बारे में होगा। फिर फिफ्थ के अंदर क्या लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामाताज। यहीं से तो हमें महामात्राज वगैरह का इनका सबका पता लग रहा है ना। तो जो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई कहाँ से पता लग रही हैं, इन्हीं पत्थरों के ऊपर लिखी हुई हैं जिनको हमने डेसिफर किया है, और यहीं से हमें अशोका के बारे में वो सारी की सारी चीज़ें पता लगी हैं, ठीक है। फिर सिक्स्थ मेजर रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा है, मंत्री परिषद और ऑफिसर्स लाइक पुलिस सैनी, प्रतिवेदिकार, इन सब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ भी मंत्रियों के बारे में ही लिखा हुआ है। फिर सेवंथ में क्या लिखा हुआ है, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में लिखा हुआ है, कि ऐसा नहीं था कि अशोका सब धर्मों के अगेंस्ट था, एक टॉलरेंस थी, जैसे अकबर के बारे में बोलते कि सब धर्मों का सम्मान था, तो अशोका भी करता था। फिर एट्थ मेजर रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा हुआ है, संबोधि इन बोध गया जो जगह है उसके बारे में लिखा हुआ है। नाइन्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, यूजलेसनेस ऑफ वेरियस सेरेमनीज के बारे में लिखा हुआ कि ये फालतू की सेरेमनीज पता नहीं काहे को की जाती हैं। फिर टेंथ मेजर रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा हुआ, किंग्स की डिजायर्स नो मोर फेम, इसके बारे में। 11th मेजर रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ है पॉलिसी ऑफ धम्मा के बारे में। फिर 12th मेजर रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ है टॉलरेशन अमंग सेक्ट्स, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कई जगह पे सेम चीजें आपको देखने को इसीलिए मिल रही है कि वो हैं, एक चीज जरूरी नहीं ना एक ही पिलर पे लिखी हो, दो तीन पे भी लिखी जा सकती है। फिर 13वें रॉक एडिक्ट पे क्या लिखा हुआ है, कलिंग के वार के बारे में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर पूछ लेगा कि कलिंग वार के बारे में किस रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे 13th रॉक एडिक्ट पे। आपको बोलेगा कि धम्मा की पॉलिसी कौन से पे लिखी हुई है, तो आप बोलेंगे 11th रॉक एडिक्ट पे। 11th और 13th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर 14th मेजर रॉक एडिक्ट जो है उस पर क्या लिखा हुआ, पर्पज़ लिखा हुआ कि ये रॉक एडिक्ट्स को यूज़ करने का हमारा पर्पस क्या था, इसके बारे में लिखा हुआ है एक रॉक एडिक्ट पे पूरा का पूरा, कि क्यों हमने इसके ऊपर लिखा है। अब पिलर की बात करते हैं, तो पहले फर्स्ट पिलर एडिक्ट पे क्या लिखा हुआ है, सोशल कोड हैज बीन मेंशन्ड। फिर दूसरे पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पिलर एडिक्ट पे आई डोनेशन के बारे में लिखा हुआ है। तीसरे पे क्या लिखा हुआ है, सोल और सिन के बारे में लिखा हुआ है, आत्मा और पाप के बारे में, ठीक है। फोर्थ पे क्या लिखा हुआ है, राजूकाज के बारे में लिखा हुआ है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, पटवारी वगैरह जो होते थे उस टाइम के। फिफ्थ पे क्या लिखा हुआ है, एनिमल किलिंग के बारे में लिखा हुआ है। सिक्स्थ पे क्या लिखा हुआ है, वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में लिखा हुआ है। और सेवंथ पे क्या लिखा हुआ है, धम्मा महामात्रास के बारे में। ये सेवंथ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो धम्मा के बारे में है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे सेवंथ पिलर एडिक्ट पे धम्मा महामात्रास के बारे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे धम्मा महामात्रास जो है फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट पे लिखा है, लेकिन धम्मा की पॉलिसी के बारे में बोलेगा तो वो 11th मेजर रॉक एडिक्ट पे लिखा है। ये देखिए, धम्मा महामात्रास वो थे जो धम्मा को फैलाते थे इस पूरे के पूरे धर्म को, लेकिन धम्मा खुद जो धर्म है उसके बारे में 11th पे लिखा है, ठीक है। आइए अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं अशोका की इंस्क्रिप्शंस के बारे में। ये इतने हमने पढ़े, अब इनके बारे में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये बहुत तगड़ी चीज़ हमने बनाई है और ऐड ऑन किया, तो इनके ऊपर सवाल भी तो देखने पड़ेंगे, नहीं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपको। तो सवाल कैसे पूछेगा कि जो मस्की एडिक्ट है उसको डिस्कवर कब किया गया, तो आप बोलेंगे 1915 में किया गया। और इसके बारे में और क्या चीज़ है कि इट इज़ द ओनली एडिक्ट विच मैंशंस द नेम ऑफ अशोका। तो अशोका के जो नाम लिखे हुए हैं ना, वो केवल और केवल हमें मस्की एडिक्ट में देखने को मिलते हैं। ये पूरी स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इसको। फिर द टोपरा एंड मेरठ पिलर्स वर ब्रॉट टू दिल्ली बाय विच मुगल रूलर। ये दिल्ली में किस मुगल रूलर के द्वारा लेके आए गए, क्योंकि देखिए कुछ पिलर्स कहाँ थे, नेपाल वगैरह में भी थे, तो अलग अलग जगह पे थे, तो ये दिल्ली या किसी और स्टेट में होंगे, है ना। तो ये इस वजह से पूछ ले कि दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली में कौन लेके आया इनको, तो हम बोलेंगे फिरोज शाह तुगलक लेके आया। और ये मैं फिरोज शाह तुगलक में भी जब हम जाएंगे तो वहाँ भी हम पढ़ाएंगे कि वो जो 2 अशोका के इंस्क्रिप्शंस के पिलर थे वो अपने दिल्ली में लेके आया था, है ना। फिर अशोकन एडिक्ट्स वर डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837। देखो हम भारतीय इसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, इनको अंग्रेज लोग ही डिकोड कर रहे हैं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही डिकोड करके बताया कि भैया इनके ऊपर ये लिखा हुआ है। जो कौशंबी पिलर है वो
कलकत्ता में कौन लेके आया उसको? जहांगीर लेके आया। ध्यान देना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में कभी भी सवाल आ सकता है। फिर जो बैरात इंस्क्रिप्शन है इसको इलाहाबाद में कौन लेके आया? कनिंघम लेके आया। ठीक है भाई। फिर 2 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, एक मनसेहरा वाला और एक शाहबाज गढ़ी वाला। इनके ऊपर जो लिखी हुई है स्क्रिप्ट वो किस भाषा में लिखी हुई है? तो वो खरोष्टी में लिखी हुई है, खरोष्टी स्क्रिप्ट है इनके ऊपर। फिर कांधार इंस्क्रिप्शन जो है वो बाइलिंगुअल इन नेचर है, ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज है। अरेबिक नहीं है, ये एक अरामाइक लैंग्वेज होती है, आप बस याद कर लो, ज़्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं। ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज है जो दोनों लिखी हुई है। किस पे लिखी हुई है? कांधार के इंस्क्रिप्शन पे। मोस्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स आर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लैंग्वेज यूज्ड इन अशोकन एडिक्ट्स एक्सेप्ट कांधार इज प्राकृत। ध्यान देना, ये स्क्रिप्ट की बात है और ये लैंग्वेज की। जैसे कि देवनागरी एक स्क्रिप्ट है और फिर आगे संस्कृत भाषा हो गई उसकी, है ना। ऐसे ही यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट तो ब्राह्मी है, लेकिन सिर्फ अगर ये कांधार वाले इंस्क्रिप्शन को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी जो इंस्क्रिप्शन है उनके ऊपर क्या है? प्राकृत लैंग्वेज है। प्राकृत मैंने पहले भी बताया ना कि ये एक नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी जिसको महावीर स्वामी ने भी प्रमोट किया था। तो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ये अक्सर लैंग्वेज का पूछ लिया जाता है, बार बार मैं फोकस इसीलिए कर रहा हूँ। और कांधार इंस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, केवल यही एक इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज लिखी हुई है, और वो भी 2 लैंग्वेज लिखी हुई है। बाकी किसी इंस्क्रिप्शन पर नहीं लिखी हुई, उन पर सिर्फ एक लैंग्वेज लिखी है जो कि प्राकृत। द इंस्क्रिप्शन इन फ्रेगमेंट्री कंडीशन फाउंड एट लंपक लमघान इज इन अरामाइक। ठीक है, एक इंस्क्रिप्शन है जो कि फाउंड हुआ है लंपक और लमघान में। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? यहाँ पे ये फ्रेगमेंटेड फॉर्म में हमें हासिल हुआ है, हमें एग्जैक्ट नहीं मिला पूरा का पूरा, तो ये अरामाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यही वाली अरामाइक लैंग्वेज है। ठीक है। इन ऑल द एडिक्ट्स एक्सेप्ट द मस्की एडिक्ट, अशोका रेफर्स टू हिमसेल्फ बाय हिज टाइटल देवनाम पियदसी। ठीक है, सिर्फ एक मस्की एडिक्ट को अगर मैं छोड़ दूं, ये जो मस्की एडिक्ट है ना, इसमें ही इसने अपना नाम अशोका लिखा है। बाकी इसको छोड़ के हर इंस्क्रिप्शन पे अशोका ने अपना नाम क्या लिखा है? देवनाम पियदसी। ठीक है, देवनाम पियदसी। अब इलाहाबाद पिलर है जो, ये ब्रॉट फ्रॉम कौशंबी, ये कौशंबी से लेके आया गया था, और कंटेन द इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त एंड जहांगीर ऑल्सो। ठीक है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है इसके ऊपर केवल अशोका का नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के, क्योंकि बाद में हो सकता है इसके ऊपर ऐड ऑन किया गया हो, जब समुद्रगुप्त आया हो या जहांगीर आया हो, तो उनके बारे में भी इसके ऊपर इंफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। फिर मेजर रॉक एडिक्ट्स जो हैं ये है 14 इन नंबर। ये तो मैं दिखा ही चुका हूं आपको। ये पूछ सकता है कि कितने हैं, तो आप बोल देना 14 है। फिर ऐसी टोटल नंबर ऑफ पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो ये 13 है, और दे आर इंस्क्राइब्ड इन 10 पिलर्स। तो ये 14 हैं पूरे के पूरे, लेकिन इनको ये एडिक्ट्स की बात हो रही है ना, कि लिखित रूप में जो है, तो ये 13 टोटल के टोटल, लेकिन है वो 10 पिलरों के ऊपर। ये समझना, एडिक्ट्स मतलब कि जो लिखा हुआ है। और वहीं पे अगर मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करते हैं कि कुछ बड़े पत्थरों पे लिखा, और माइनर रॉक एडिक्ट मतलब छोटे पत्थरों पे लिखा, तो ये है 14 इन नंबर। ठीक है, आउट ऑफ द 13, 7 आर मेजर पिलर एडिक्ट्स एंड 4 आर माइनर पिलर एडिक्ट्स एंड 2 आर कॉमेमोरेटिव पिलर एडिक्ट्स। ऑफ द 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स, पिलर की बात हो रही है, ये रॉक और पिलर में कंफ्यूज मत कर देना बस। तो 4 जो माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं उनमें से एक का नाम क्या है? क्वींस एडिक्ट एंड इज ऑन द इलाहाबाद पिलर। ठीक है, और ये एडिक्ट मतलब कि इसके क्वींस एडिक्ट मतलब कि क्वीन के बारे में एक पैराग्राफ। एडिक्ट का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि पैराग्राफ टाइप है ना, पूरा का पूरा कंटेंट। फिर स्किज्म एडिक्ट जो है आर फाउंड इन इलाहाबाद, सांची एंड सारनाथ पिलर्स। ये जो स्किज्म की एडिक्ट है, ये जो स्किज्म के बारे में पूरा का पूरा पैराग्राफ है, किन के ऊपर मिलता है? इलाहाबाद, सांची और सारनाथ पिलर्स के ऊपर मिलता है। फिर जो कमेमोरेटिव पिलर एडिक्ट्स हैं, दे आर रूमिंडल एंड निगाली सागर बोथ इन नेपाल। मैंने बोला ना कुछ एडिक्ट्स नेपाल में भी थे, तो वो फिरोज शाह तुगलक जैसे दिल्ली में लेके आया। तो ये जो 2 हैं ये कमेमोरेटिव पिलर एडिक्ट्स है, ये रहे ना, ये देखो मैंने बोला था 2 कमेमोरेटिव पिलर एडिक्ट्स हैं 2, तो वो उनका नाम ये है, बस ये याद रख लेना। द लॉन्गेस्ट अमंग द मेजर रॉक एडिक्ट्स इज 13th रॉक एडिक्ट इन उड़ीसा। ठीक है, 13th रॉक एडिक्ट जो है वो सबसे मेजर है, और इसी के ऊपर क्या है? कलिंग वार के ऊपर लिखा हुआ है। ये सब मैंने बता दिया अभी।
फिर सेवंथ पिलर एडिक्ट जो है वो लॉन्गेस्ट है अमंग ऑल दी एडिक्ट्स, जितने भी टोटल एडिक्ट्स हैं अगर उनकी बात की जाए तो सेवंथ पिलर एडिक्ट सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पैराग्राफ है कि सबसे ज़्यादा कंटेंट यहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ आप मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात कर रहे हो तब वो जो है 13th रॉक एडिक्ट है लॉन्गेस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे सबके बारे में पूरे में से सबसे ज़्यादा बड़ा तो फिर जो है सेवंथ पिलर एडिक्ट सबसे बड़ा है। जो अलाहाबाद पिलर है उसमें कंटेन है फर्स्ट 6 पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। और क्वींस एडिक्ट, कोसम, स्कीज्म, ये सब चीज़ें उसी के अंदर लिखी हुई हैं, ये बस बता रखा है। और ये जो लिखा किसने है, ये हरि सेन ने लिखा है। और एंड सम डिक्रीज ऑफ जहांगीर भी इसके अंदर लिखी गई हैं, ठीक है। फिर खरोष्टी की बात करते हैं, क्योंकि ये देखिए कि ये समुद्रगुप्त के बारे में जो लिखा है ना ये हरि सेन ने लिखा है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा हरि सेन ने लिखा है। फिर खरोष्टी जो स्क्रिप्ट है दैट वाज डेराइव्ड फ्रॉम दी पर्शियन अरामिक, तो ये पर्शियन अरामाइक से ही खरोष्टी स्क्रिप्ट आई है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अशोका ने जो कंस्ट्रक्ट किया है सांची स्तूपा एट विदिशा यानी कि एमपी के अंदर। हाँ, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं मैंने बताई, फैक्ट्स हैं, याद जितने कर सकते हो कर लो। अब ये पेपर के अंदर तो कुछ भी आ सकता है और मैंने तो अपने कंटेंट में सब कुछ इंक्लूड करना ही था, मैं कुछ भी छोड़ नहीं सकता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था तीर्थास के बारे में हम बाद में करेंगे, तीर्थास मेंशन्ड इन दी अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र में कौन कौन से तीर्थास हैं, 18 हैं मेन, तो आप देख लीजिएगा। मंत्री होता है चीफ मिनिस्टर, पुरोहित होता है चीफ प्रीस्ट, सेनापति चीफ कमांडर हो गया, युवराज क्राउन प्रिंस हो गया, द्वारिका चैम्बरलियन हो गया, फिर एंटावरिस्का क्या हो गया, चीफ ऑफ हरम हो गया, इनका भी औरतों के कोई हरम रहते होंगे तो उसका चीफ हो गया, प्राशस्ती क्या हो गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हो गया, समहारता क्या हो गया, कलेक्टर जनरल हो गया, सानीदाता हो गया, ट्रेजरी चीफ हो गया यानी कि धन ये रखेगा, फिर प्रादेशत्री क्या हो गया, डिविजनल कमिश्नर हो गया, और नायक क्या हो गया, सिटी कांस्टेबल हो गया, जैसे आज की डेट में हो गया हवलदार वगैरह, फिर पौरा क्या हो गया, गवर्नर ऑफ द सिटी हो गया, व्यवहारिका हो गया, चीफ जज, फिर कर्मांतिका क्या हो गया, चीफ ऑफ द माइंस हो गया, फिर मंत्री की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल और या फिर कहें कि प्रदेशाध्यक्ष टाइप्स जैसे हो गया, फिर दंडपाल क्या हो गया, पुलिस चीफ हो गया, डंडा जिसके हाथ में वो पुलिस चीफ हो गया, है ना। फिर द्वारापाला क्या हो गया, चीफ ऑफ द होम डिफेंस हो गया, फिर अंतपाला क्या हो गया, चीफ ऑफ द फ्रंटियर डिफेंस हो गया। ये कुछ कुछ पोस्ट हैं और ये मिनिस्टर्स के नाम है कि उस टाइम पे कैसे ये पोस्ट रहा करती थी, वो मैंने बता दिया एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। हाँ, अब इंपॉर्टेंट अध्यक्षकाज एंड देयर ड्यूटीज, जो बड़े बड़े अध्यक्ष होते थे उनकी क्या क्या ड्यूटी होती थी, जैसे कि पान्याध्यक्ष है जो, तो इसका मतलब है ये कॉमर्स का अध्यक्ष है। कॉमर्स क्या होता है, जैसे व्यापार की बात हो रही है ना, पैसे की बात हो रही है। फिर समस्त अध्यक्ष ये मार्केट्स का, चेकिंग का, रॉन्ग प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही, ये सबका है। फिर ऐसे ही देखिए पोटावध्यक्ष है जो वेट्स एंड मेजर्स का है। आप ऐसे करके देखिए कर सकते हैं, ये लोहाध्यक्ष हो गया, आयरन का, लोहे से पता लगे, स्वर्ण वाला हो गया, गोल्ड का, मतलब ऐसे करके आप इसको पढ़ सकते हैं। रथ का जो हो गया चैरियटेयर वाला हो गया, हस्त का मतलब हाथी होता है तो ये एलिफेंट फोर्स का अध्यक्ष हो गया, है ना। तो ये आप अगर एक बार पढ़ना चाहें तो पूरे के पूरे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ आता है एक बार आप बस एक माइंड में आपके होना चाहिए, पूरे का पूरा है कुछ नहीं। उस टाइम की जो पॉलिसी है कि फॉरेस्ट का अध्यक्ष कौन होगा, टैक्स का अध्यक्ष कौन होगा, मार्केट का अध्यक्ष कौन होगा, रिलीजियस पॉलिसी या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का अध्यक्ष कौन होगा, पोर्ट्स का अध्यक्ष कौन होगा, आयरन का अध्यक्ष कौन होगा, माइंस का कौन होगा, गोल्ड का कौन होगा, ये वही वाली चीज़ है कि उन अध्यक्षों के नाम क्या होते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने फिर भी ऐड कर दिया है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ तक हमने, ये स्लाइड को आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा कितना का याद करेंगे, तो इसीलिए मैंने लगभग आपको ये, बट मैंने पूरा कंटेंट दिया है, मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं की कुछ भी। मैंने सोचा कि जब दे रहे हो तो ढंग से दो, नहीं तो फिर करवाओ ही मत कुछ भी, ठीक है भाई। तो ये अपना कंप्लीट हो गया मौर्यन साम्राज्य का। अब हम इसके आगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर्स देखेंगे और उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी हैं आपको समझ आई होंगी, और जो जो इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने बताई हैं, तो उनको तो आप रट ही लेना। अगर आपको सच में लग रहा है कि इस कंटेंट में दम है, क्योंकि अब देखिए वो गए ज़माने कि जब आप मैथ्स को 400-400 500-500 घंटे पढ़ते थे, हम तो आज की डेट में कह रहे हैं कि आप 150 से 200 घंटा अगर आप पूरा का पूरा जीके पढ़ लें तो आपका काम बन जाए, आपका अच्छा रैंक आ जाए, है ना। तो अब जो मेहनत आप मैथ्स पे लगाया करते थे, थोड़ी मेहनत आप जीके पे लगाइए तो आपकी बात बनेगी। आप ये मत सोचना कि
अब वो ज़माने गए कि जिसमें ऐसी रट्टाफिकेशन करके 2-4 चीज़ें पढ़ के, लाल पीली किताब पढ़ के जीके में नंबर आ जाया करते थे। अब नहीं आएंगे, अब अलग टाइप से चीज़ें पूछते हैं, हमें वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए और यही डिसाइडिंग फैक्टर भी हो गया है। अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि ये कंटेंट आपके काम का है और इसमें दम है, पूरी मार्केट में ऐसा कंटेंट आपने कहीं नहीं देखा है, तो आप जाइए जीवी कक्षा ऐप प्ले स्टोर पे मिलेगी आपको, वहाँ पे 5 स्टार रेटिंग और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।